रात का समय था। पीपल गांव की नदी के किनारे बनी भोला की पुरानी चाय की दुकान पर एक टिमटिमाता हुआ लालटेन जल रहा था। दूर नदी का पानी अंधेरे में बह रहा था और हवा में अजीब सी नमी घुली हुई थी। दुकान पर गांव के दो आदमी तुलसीराम और हरिराम चाय का इंतजार करते हुए बैठे थे। अरे हरि, आज दोपहर तक कैसी आग बरस रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज धरती पर उतर आया हो। लेकिन अब देख, कुछ ही घंटों में पूरा मौसम बदल गया। हवा कितनी ठंडी चल रही है और आसमान में काले काले बादल छा गए हैं। मुझे तो लग रहा है कि आज बहुत तेज बारिश होगी। बिल्कुल सही कह रहे हो तुलसी। पिछले कई दिनों से यही हाल चल रहा है। सुबह से दोपहर तक इतनी गर्मी पड़ती है कि आदमी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता, और शाम होते होते ऐसी बारिश शुरू हो जाती है कि लगता है सावन का महीना आ गया हो। इसी बदलते मौसम ने पूरे गांव को परेशान कर दिया है। हर घर में कोई न कोई बीमार पड़ा है। कहीं बच्चों को बुखार है, कहीं बूढ़े लोग सर्दी और खांसी से परेशान हैं। हाँ, हमारे घर में भी सबकी यही हालत है। दवाई खाओ तो एक दिन आराम मिलता है, दूसरे दिन फिर वही बुखार। मौसम का कोई भरोसा ही नहीं रहा। इतने में नदी की तरफ से अचानक ठंडी और तेज हवा का झोंका आया। दुकान की छत जोर जोर से हिलने लगी। लालटेन की लौ कांप उठी। उसी समय कड़ाक आसमान में तेज बिजली चमकी और पूरा इलाका एक पल के लिए उजाले से भर गया। देखा हरि, मैंने पहले ही कहा था, यह मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा। लगता है अब मूसलाधार बारिश शुरू होने वाली है। चल जल्दी जल्दी चाय पीकर घर निकलते हैं। अगर देर हो गई तो पूरी रात यहीं फंस जाएंगे। अरे भोला, सुन रहे हो ना? जल्दी से 2 कप गर्मा गर्म चाय बना दो। बादल देखकर तो लग रहा है कि अब निकलना मुश्किल हो जाएगा। बस 2 मिनट रुक जाओ, अभी ऐसी अदरक वाली चाय बनाता हूँ कि सारी थकान उतर जाएगी। इतने में थक थक दुकान के पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। तुलसीराम और हरिराम दोनों एक साथ मुड़कर देखने लगे। अंधेरे से धीरे धीरे एक आदमी दुकान की ओर आता दिखाई दिया। बिजली फिर से चमकी और उसके चेहरे पर रोशनी पड़ी। अरे, ये तो हमारे डॉक्टर दीनानाथ हैं। अरे भोला, मेरे लिए भी एक कप गर्मा गर्म चाय बना दे। आज तो हड्डियों तक ठंड उतर गई है। अरे तुम दोनों अभी तक यहाँ बैठे हो, दिखाई नहीं दे रहा। मौसम कितना खराब हो चुका है। जितनी जल्दी हो सके घर निकल जाओ। आज की रात कुछ अलग सी लग रही है। जी डॉक्टर साहब, बस चाय पीकर निकलने ही वाले थे, लेकिन लगता है अब देर हो गई। इतने में झमझम तेज बारिश शुरू हो गई। कुछ ही पलों में बारिश इतनी तेज हो गई कि सामने नदी भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। बारिश की बूंदें दुकान की टीन की छत पर जोर जोर से गिरने लगी। लो, शुरू हो गई बारिश। अब तो लगता है आज पूरी रात यही दुकान तुम्हारा घर बनने वाली है। इतनी तेज बारिश में कोई बाहर नहीं निकल सकता। सही कह रहे हो भोला। अब जब जाना ही नहीं है तो क्यों ना इस रात को थोड़ा यादगार बना दिया जाए। डॉक्टर साहब, बहुत दिन हो गए आपकी कोई कहानी सुने हुए। बचपन में जब भी आप कहानी सुनाते थे, पूरा गांव सुनने बैठ जाता था। आज फिर वही मजा दिला दीजिए। अरे तुलसी, तुम दोनों की उम्र देखो और बातें देखो। अब भी बच्चों की तरह कहानी सुनने का शौक नहीं गया। डॉक्टर साहब, इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, अगर उसके अंदर का बच्चा जिंदा रहे तो जिंदगी का मजा कभी खत्म नहीं होता। बच्चों जैसी खुशी और मासूमियत आजकल कहाँ मिलती है। इसलिए आज कोई ऐसी कहानी सुनाइए कि पूरी रात याद रहे। हाँ डॉक्टर साहब, बाहर बारिश है, बिजली गरज रही है, चारों तरफ अंधेरा है, और इससे अच्छा माहौल डरावनी कहानी सुनने के लिए हो ही नहीं सकता। डॉक्टर दीनानाथ हल्का सा मुस्कुराए। आसमान में लगातार बिजली चमक रही थी। बारिश की आवाज पूरे वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थी। अगर तुम दोनों सच में कहानी सुनना चाहते हो तो आज मैं तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाऊंगा जो कोई कल्पना नहीं बल्कि मेरी अपनी आंखों से देखी हुई सच्चाई है।
और उस रात को याद करके आज भी मेरी रूह कांप उठती है। यह घटना आज से करीब 20 साल पुरानी है। उस समय पीपल गांव में विक्रम चौधरी का बहुत दबदबा हुआ करता था। गांव का शायद ही कोई आदमी ऐसा होगा जो उसकी बात टालने की हिम्मत करता हो। उसके पास दौलत भी थी, जमीन भी थी और रसूख भी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था उसका इकलौता बेटा शंकर। शंकर बचपन से ही बिगड़ा हुआ था। गांव के बड़े बूढ़े उसे समझाते थे, लेकिन उस पर किसी की बात का कोई असर नहीं होता था। राह चलती लड़कियों को छेड़ना, उन्हें परेशान करना और अपनी ताकत के दम पर लोगों को डराना, यही उसकी रोज की आदत बन चुकी थी। डॉक्टर दीनानाथ हल्का सा मुस्कुराए। शाम का समय था। गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे शंकर और उसका सबसे करीबी दोस्त अरुण बैठे हुए बातें कर रहे थे। यार अरुण, जिंदगी बिल्कुल फीकी हो गई है। बहुत दिन हो गए किसी खूबसूरत लड़की से मिले हुए। अब तो मन बेचैन होने लगा है। कुछ ऐसा जुगाड़ लगा कि फिर से मजा आ जाए। शंकर, मैं तुझे पहले भी कई बार समझा चुका हूं। तेरी यही गंदी आदत एक दिन तुझे ऐसी मुसीबत में डालेगी कि चाह कर भी बाहर नहीं निकल पाएगा। हर लड़की खिलौना नहीं होती। किसी की इज्जत से खेलना अच्छी बात नहीं है। अरे छोड़ ना, तू हर बात में ज्ञान देने लगता है। तू भूल गया क्या मैं कौन हूं? मैं विक्रम चौधरी का इकलौता बेटा हूं। पूरे गांव में कोई मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। अगर कोई छोटा मोटा मामला हुआ भी तो मेरे बाप के एक इशारे पर सब शांत हो जाएगा। इसलिए तू बेकार की चिंता मत कर। बस कोई नई लड़की का इंतजाम कर। लड़कियों की कमी नहीं है, लेकिन एक लड़की है जिसके बारे में पूरा इलाका जानता है। अच्छा, कौन है वो? जल्दी बता। उसका नाम रिया है। पास के गांव की रहने वाली है। बहुत सीधी सादी और संस्कारी लड़की है। बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर भी नहीं निकलती। पूरे गांव में उसकी इज्जत होती है। अच्छा, तो मतलब अब तक किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी? यही तो बात है। उससे मिलना भी आसान नहीं है। उसके घर वाले उसका बहुत ध्यान रखते हैं और सबसे बड़ी बात, उसे बहकाना लगभग नामुमकिन है। बस अब तो उसी से मिलना है। जो आसानी से मिल जाए उसमें मजा ही क्या। असली मजा तो उसी में है जो मुश्किल हो। तू बस इतना बता कि उसके घर तक पहुंचने का कोई रास्ता कैसे निकले। बाकी काम मुझ पर छोड़ दे। सीधा रास्ता तो मुझे भी नहीं दिख रहा। लेकिन एक बात है मी, रिया का बड़ा भाई शहर में काम करता है। हर महीने वह घर वालों के नाम एक चिट्ठी भेजता है। जब भी चिट्ठी आती है पूरा परिवार उसका इंतजार करता है। बस यही तो चाहिए था। अब समझ गया मैं क्या करूंगा। क्या सोच रहा है? जब अगली बार उनके घर चिट्ठी आए, सबसे पहले मुझे खबर करना। मैं खुद वह चिट्ठी लेकर उनके घर जाऊंगा। यही बहाना होगा रिया से मिलने का। देख शंकर, मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा। कहीं कोई बड़ी गड़बड़ हो गई तो मैं इसमें नहीं पड़ूंगा। अरे डरपोक, तुझे कुछ नहीं होगा। बस खबर दे देना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। कुछ दिन बीत गए। एक दोपहर गांव का डाकिया हाथ में चिट्ठियों का बंडल लेकर रिया के घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में अचानक शंकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अरे डाकिया काका, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी जल्दी? रिया बिटिया के घर जा रहा हूँ। उसके भाई की चिट्ठी आई है, वही देने जा रहा हूँ। शंकर के चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। अच्छा, तो ऐसा करो काका, वह चिट्ठी मुझे दे दो। मैं वैसे भी उसी तरफ जा रहा हूँ, उनके घर पहुंचा दूंगा। नहीं बेटा, यह सरकारी जिम्मेदारी है। अगर चिट्ठी समय पर नहीं पहुंची या खो गई तो मेरे खिलाफ शिकायत हो जाएगी, मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे काका, इतनी सी बात पर डर रहे हो? मैंने कहा ना, मैं खुद उनके हाथ में चिट्ठी दूंगा। किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। फिर भी बेटा, नियम तो नियम होता है। लगता है तुम मुझे पहचान नहीं पाए। मैं विक्रम चौधरी का बेटा शंकर हूँ। क्या मेरी बात पर भी भरोसा नहीं है? डाकिया एक पल के लिए चुप हो गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। वह जानता था कि अगर उसने मना किया तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। ठीक है बेटा, इसे सही समय पर पहुंचा देना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो काका, चिट्ठी भी पहुंचेगी और मैं भी।
डाकिया वहां से धीरे धीरे चला गया। अब आएगा असली मजा। अभी दिन का समय है, इतनी जल्दी जाने का कोई फायदा नहीं। रात होने दो, अंधेरा होते ही मैं खुद रिया के घर जाऊंगा, फिर देखता हूं किस्मत मेरा कितना साथ देती है।